मैं बात करूंगा आपसे 10 से 15 मिनट इतिहास के बारे में। अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री में 75 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टोटल 75 में से हिस्ट्री का जो है वो 15 क्वेश्चंस का है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल हो गए 23। पिछली बार पढ़ाया था फर्स्ट ग्रेड जब, तो 15 में से लगभग 12 के आसपास प्रश्न मिले। कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं इतिहास के जो न चाहते हुए भी आपको याद नहीं होते। जैसे एक टॉपिक होता है जिसे आप कहते हैं भक्ति व सूफी। प्रश्न आता है, तैयारी करते हैं लेकिन छूट जाता है। यहां पर आवश्यकता पड़ती है कि भक्ति और सूफी में आपको ज्यादा से ज्यादा याद करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझना है। आखिर मध्यकालीन भारत में क्यों भक्ति को हमने आंदोलन कह दिया? पहला सवाल आपने पढ़ा होगा, भक्ति या आंदोलन, मूवमेंट लिख दिया, आंदोलन क्यों कह दिया? कबीरदास जी ने ऐसा क्या कह दिया कि लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो गई? तुलसीदास जी इतने अचानक से फेमस कैसे हो गए? फिर अगर देखें तो तुलसीदास की कई चीजें हैं जो आज भी हमारे यहाँ घर घर में बसी हुई है। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल देते हैं। दो प्रकार की भक्ति है, एक निर्गुण और एक सगुण। भक्ति का उद्देश्य क्या है? तो भक्ति का उद्देश्य मोक्ष पाना। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ आप समझें तो आपको समझ में आती। जैसे हम बात करें सिलेबस के स्तर पर, देखिए सेकंड ग्रेड का सिलेबस अभी सर आएंगे, वो आपसे चर्चा करेंगे। फर्स्ट ग्रेड के स्तर पर मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइको है, मैनेजमेंट है। तो हमने पाठ्यक्रम पर चर्चा न करते हुए टीचर्स यहाँ पर सीधे आपको पढ़ाने के लिए बुलाया। बाजार में क्या करते हैं साहब कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे, हमने सीधे ये कहा कि क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, आपके सामने रख दिया कि हाँ 15 मिनट साइको वाले सर पढ़ा रहे, आधा घंटा 15 मिनट आपको हिंदी वाले सर पढ़ा के गए, 10 से 15 मिनट मैं, और फिर उसके बाद हमारे ज्योग्राफी और कल्चर वाला पोर्शन। इससे क्या है, सिलेबस पता ही है आप, बस आपको कक्षा में पहले दिन आके हम क्या करेंगे, सिलेबस लिखवा देंगे। हमारा सिस्टम जो है एसएमएस का, पहली चीज हम ये करेंगे, टाइम पर आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। एक, दूसरा नोट्स प्रॉपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक हम लोगों ने यहाँ पर फ्री टेस्ट का आयोजन कर रखा है जिसमें आप टेस्ट दीजिए, ऑफलाइन टेस्ट यहाँ दीजिए। दूसरी चीज, जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे उनको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी दी जाएगी। जल्द ही सेकंड ग्रेड का तो हम लोगों ने जीके का रिकॉर्ड कर रखा है और हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। सेकंड ग्रेड इस समय अवेलेबल है, जो अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहें ऐप पर, एसएमएस इंस्टीट्यूट का ऐप है उस पर अवेलेबल है। फर्स्ट ग्रेड जीके जो है ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है, होली के बाद से ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड, इसके अलावा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको अभी 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, एक हिस्ट्री, फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी, ये हमारे ऐप पर मिले। इसकी भी आपको होली के तुरंत बाद से जानकारी मिल जाएगी ऐप पर। तो ये तो हुई बात ऑनलाइन की। अब थोड़ा सा मैं 10 मिनट आपको हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं, जो आपके सिलेबस में भी है, पाठ्यक्रम में है और कैसे पढ़ते हैं। देखिए, इतिहास को लेके सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें याद नहीं होता। इतिहास को लेके सबसे दूसरी चीज ये है कि सर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा। अगर सेकंड ग्रेड उठा के देखें तो वर्ड हिस्ट्री भी ऐसा, एसएसटी में उठा के देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मॉडर्न अगर उठा के देखेंगे तो 1885 से लेकर 1947 तक। 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। यहाँ पर अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की अगर बात करें तो पहला अधिवेशन बंबई में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद।
और चौथा जो अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, उसके अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूले साहब, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष अंग्रेज के रूप में अगर देखें। फिर नेशनल मूवमेंट अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो 1947 तक चलता है और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है गांधी जी। गांधी जी के बारे में आप पढ़ेंगे तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। 1893 दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1 साल के लिए, लेकिन रह जाते हैं लगभग 22 साल। 9 जनवरी 1915 को बंबई के अपोलो बंदरगाह पर लौटते हैं और सीधे ही अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उनको कहते हैं कि पहले पूरे भारत की यात्रा करें। तब जाकर गांधी जी के द्वारा यहाँ पर एक चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा ये सत्याग्रह चलाया जाता है। पूरा नेशनल, ये तो जो मैं बोल रहा हूँ ये फैक्ट है। फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे रीट हो, इसमें आपको फैक्ट याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूं, अंग्रेजी कंपनी की स्थापना की, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना की, तो सबसे पहले हमारे आए पुर्तगीज, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डेनिश, फिर सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी। पुर्तगीज कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया। पुर्तगीज कंपनी की तरफ से अगर बात करें तो एक गवर्नर होता है जिसका नाम होता है अल्मीडा। अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी, अब जो हिस्ट्री वाले हैं वो समझ रहे हैं और जो हिस्ट्री वाले नहीं है उनको हो सकता है कि ऊपर से जा रहा है। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता है, सती प्रथा को समाप्त करने की बात करता है। पुर्तगीज के बाद आते हैं डच। डच भारत में वस्त्रों का व्यापार करते हैं। आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सब में यहाँ से सवाल बना। फिर आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये सब है फैक्ट। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया। सुना होगा आपने प्लासी का युद्ध, कब लड़ा गया है? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और 1757 के 100 साल बाद एक विद्रोह हो गया जिसे कहते हैं 1857 का विद्रोह। अब 1857 का विद्रोह अगर हम बात करें तो 1857 के विद्रोह में बहुत सारे कारण। पहला ही कारण अगर आप देखें तो अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। पहला सवाल बनता है, अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हिसाब से समझें तो क्यों अंग्रेजों ने भारत में भू राजस्व नीति अपनाई? सिंपल सी बात है, अंग्रेजों का ईमान धर्म तो यही था। बोले साहब ये क्यों चाहते हैं? तो अंग्रेज चाहते थे कि सेना रखें, और सेना रखने के लिए आवश्यकता क्या होगी? और अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अगर आप देखें तो प्रतिद्वंदी जो थे वो थे फ्रांसीसी। और अगर गौर से देखें तो फ्रांसीसी अंग्रेजों को बार बार टक्कर दे रहे थे जब से आए। देखिए 1757 प्लासी, 1764 बक्सर, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1799 मैसूर समाप्त, 1813 चार्टर, 1833 फिर एक चार्टर, पढ़ाऊंगा जब और विस्तार से आपको इस पर चर्चा करूंगा, और 1857 का विद्रोह। यहां से लेकर और यहां तक अगर आप देखें तो भारत में शासन था एक कंपनी का जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहां से जो लेकर और यहां तक आप चलेंगे तो यहां पर शासन होगा ब्रिटिश संसद का। दोनों में फर्क है। सबसे पहले यहां पर कहलाता था गवर्नर, यहां आते आते हो गया गवर्नर जनरल। यहां है बंगाल का, who was the first governor of Bengal? Then you can say Mr. Clive. Robert Clive was the first governor of Bengal. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स was the first governor general of Bengal. Then 1813 1813 1813 का फॉर्मूला है मेरा चाची 420। चाची 420 मूवी देखी ना आपने, कमल हसन की? चाची 420 थी, 1 लाख रुपए लेकर भाग गई
ईसाइयों के साथ। ये फॉर्मूला है। कितने पैसे लेके भागी है? किसके साथ भागी है? 1813 का चार्टर एक्ट खत्म हो गया है, याद करने के दम। चा अभी यहां से लेकर, पहले तो बताइए, यहां से लेकर यहां तक भारत में किसका शासन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। और यहां से यहां के बाद यहां तक भारत पर किसका शासन है? संसद का। ठीक है। सेमिनार है इसलिए बता रहा हूँ शॉर्ट में, बाकी क्लास में डिटेल में बताते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि 18, अब चार्टर भी बताऊंगा क्या होता है, लेकिन अभी यहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि अब आप भारत में केवल इसके व्यापार पर एकाधिकार रख सकते हो। चाय, चा का मतलब चाय। दूसरा कहा कि चीन के साथ व्यापार पर आपको एकाधिकार रहेगा। चाची क्लियर? चाची मतलब चाय और आप ये ध्यान रखिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों, जितना ज्यादा याद रहेगा उतनी ज्यादा संभावनाएं हैं पास होने की। ठीक है। हाँ, समझना तो एक है ही, समझना हर चीज में। मराठे क्यों मराठे कहलाते हैं, मराठे बने राठी शब्द से, बहुत सारी चीजें समझने को, लेकिन याद, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको परमानेंट याद रहेगा। मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में किस व्यापार पर एकाधिकार रहेगा? चाय। किसके साथ व्यापारिक एकाधिकार रहेगा? चीन। दो चीजें हो गई। शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। आगे चलकर आप पढ़ते हैं कि एक एजुकेशन पर आता है मैग्ना कार्टा, वुड चार्ल्स डिस्पैच, 1854 में डलहौजी के काल में आता है, और उसमें कहा गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन से संबंधित हम रिफॉर्म करेंगे। उससे पहले मैकाले आता है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वुड डिस्पैच जो आता है डलहौजी पे। लेकिन शिक्षा के लिए सबसे पहले 1 लाख रुपए खर्च करने की बात जो की गई, वो कौन से चार्टर में कही गई? क्लियर? चाची। और किसके साथ गई चाची? ईसाई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। पहला चार्टर कब आया? अब सवाल ये बनता है, पहला चार्टर आया है 1793 में। चार्टर क्या है? चार्टर एक प्रकार का घोषणा पत्र है, अधिकार पत्र है। बोले सर दूसरा कब आया? 4 चार्टर हैं, हर 20 साल में एक चार्टर है, तो दूसरा कब आएगा? पहला 1793 में है, तो दूसरा 1813 में। तीसरा कब आया? और चौथा कब आएगा? तीसरा चार्टर ये क्लियर हो गया। चाय के ऊपर एकाधिकार, चीन के व्यापार पर एकाधिकार, शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए, और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति। मैंने कहा बंगाल का गवर्नर पहला था क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल पहला था वॉरेन हेस्टिंग्स। 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो यहां पर पहला गवर्नर जनरल होगा जिसे आप कहेंगे विलियम बेंटिक। और इन्हीं के काल में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ एक राजा राम मोहन राय हुए। तो हफात उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों का उपहार जैसी पुस्तकों की उन्होंने रचना की। अरबी, फारसी, हिब्रू, कई भाषाओं के जानकार थे, और उन्होंने एक स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि समाज में जो एक बिचौलिया वर्ग है उसको हटाना। बात करेंगे उस पर भी। तो देखिए पहला कौन हो गया? क्लाइव। दूसरा कौन हो गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरा कौन हो गया? 1857 के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू होता है, तो यहां का प्रमुख कहलाता है वायसराय। Who was the first Who was the first viceroy of India? बहुत इजी सवाल है, किसी के सिलेबस में हो ना हो, 1857 वाले में तो है ही। कौन था 1857 के बाद भारत का पहला वाइसराय? क्या नहीं। अब छोटा सा एक सवाल और है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? पहला तो गवर्नर हो गया, फिर यहां क्या आ गया?
गवर्नर जनरल, फिर यहाँ आ गया भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ गवर्नर जनरल के बाद क्या कहलाने लगा? वाइसराय। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत का पहला वाइसराय था। क्लियर? तो भारत का, भाई कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, आप दो दो चीजें याद करने की जरूरत नहीं। एक, दूसरा, ज्यादा पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं। तीसरा, रटने की आवश्यकता नहीं। बाहर बाजार में क्या हो रहा है, हाँ भाई क्या लिखा है, बोले ये, फिर इसके नीचे क्या ये तोता हो क्या? पढ़ के आए हो ना, समझ समझ में आ गई चीजें, गवर्नर क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है, ये भी ध्यान रखिए। ये बताइए, स्वतंत्र भारत के समय, सोच के जवाब दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के समय भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के समय भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अरे सवाल लिखता हूं वापस बोर्ड पर, सवाल दोबारा बोलो। नहीं मैडम, गवर्नर जनरल ही कहते हैं, मैं बताता हूं। मेरा प्रश्न नहीं सुना आपने? स्वतंत्र भारत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब प्रश्न सुनिए, स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? अब बताओ आंसर। सी राज गोपालाचारी। पहली गलती गोला लगाने में, पता नहीं किस कहां जाना है हमें, पढ़ रहे हैं एक सवाल और गोला 16 का सी लगाना है, डी लग रहा है, यही तो होती है। दूसरी गलती है प्रश्न पढ़ने में। मैंने कहा बार बार बोल रहा हूं कि साहब स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो आपको तो भारत आजाद हो गया, भारत कब आजाद हुआ, ये सवाल पूछेगा? थोड़ा सोच लो, क्या पता पूछ ले कि भारत कब, अच्छा आपका जन्मदिन कब है, या गांधी जी का बर्थडे कब आता है, होली कब है, ऐसे सवाल थोड़ा पूछेगा। सवाल पूछेगा तरीके वाले, कॉन्सेप्ट वाले, तो पहले सवाल को समझिए। जब आप सवाल नहीं समझेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, नोट्स के स्तर पर अब मैं आपको बता दूं कि आपको स्वयं को अपने नोट्स तैयार करने, इतना सा करना है। हम डेली आपको पढ़ाएंगे, जैसे मैंने ये पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैं आपको लिखवाऊंगा कि जैसे अंग्रेजों की रेवेन्यू सिस्टम, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो भी आपके सिलेबस में क्लियर जो भी लिखा हुआ है, जैसे पहला ही टॉपिक ले लेता हूं मैं, लिखा है डेवलपमेंट एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ताज पीरियड। देखो सबके है, फिर भी मैं थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ 5 मिनट। गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान, ये लिखा हुआ है। कला पे आता हूं मैं सबसे पहले। विज्ञान, गुप्त काल में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था आर्यभट्ट। ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, पाई का मान 22/7 बताया, जो आज भी है, साइंस के रूप में देख लीजिए। वराह मिहिर, ज्योतिष के विद्वान, गुप्त काल में ही एक राजा हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, उनकी उपाधि थी देवगुप्त। विक्रमांक, विक्रमादित्य, उनके दरबार में 9 रत्नों की मंडली थी। कालिदास, शपणक, शंकु, घटकरपर, वराहरुचि, वेताल भट्ट, ऐसे विद्वान हुए। अमर सिंह। कला की बात करें और गुप्त काल में सबसे पहले शुरुआत होती है इसकी, मंदिर निर्माण शैली, ये ध्यान रखना। अब मंदिर निर्माण शैली में देखिए, एक होती है नागर शैली, एक होती है द्रविड़ शैली, एक होती है वेसर शैली, एक होती है पंचायतन शैली, एक होती है एकायतन शैली, एक होती है महामारू शैली।
ये सवाल पूछा जा चुका है, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। सबसे पहले नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण में नागर शैली का प्रयोग किया गया, इस तरह से कुछ। यह है गर्भगृह। ये गर्भगृह क्या होता है? तो इसको गर्भगृह ही क्यों कहते हैं? जब हम इस संसार में नहीं आए थे ना, तब हम अपनी माता के गर्भ में थे और वो हमारे लिए सबसे सुरक्षित। तो ईश्वर को हम कहाँ रख रहे हैं? गर्भगृह में। दूसरा, ईश्वर के चारों तरफ हम चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं तो इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। हिंदू धर्म के लोगों का मानना था कि हमारे भगवान पर्वत पर रहते हैं, तो हमारे भगवान हमारे जैसे होंगे। तो मंदिर निर्माण की शैली में ये कहा गया कि मंदिर का ये जो हिस्सा है इसको कहेंगे जंघा। अब आप गौर से देखिए, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी फीमर ही है, जंघा। ऊपर चलते हैं तो थोड़ा सा ये हिस्सा पतला हो रहा है, ठीक है, शिखर। झांसी स्थित देवगढ़ के दशावतार मंदिर में पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। यहां पर आपको एक आमलक दिखेगा और यहां पर आपको कलश दिखेगा। इस पूरे स्टाइल को कहते हैं नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है और नागर शैली की प्रमुख विशेषता है इनके विशाल शिखर। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य में पहला है नागर। द्रविड़। द्रविड़ आपके सिलेबस में मामल्ल शैली है एक, दक्षिण भारत के शासकों ने इसका निर्माण करवाया। और दक्षिण भारत के मंदिरों की प्रमुख विशेषता है उनके विशाल प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार देखिए कुछ इस तरीके से बने होते हैं। ये भी फर्स्ट ग्रेड में एक बार सवाल पूछा गया था। ये विशाल प्रवेश द्वार, ये जो विशाल प्रवेश द्वार हैं, इन प्रवेश द्वार की आकृति पिरामिड नुमा है। एक चीज, और इन प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। ये सवाल था। इस शैली को क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली। इस शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। नागर शैली, द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत। तो ऐसे याद कर लीजिए, जैसे द्रविड़ जैसे दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत, अब अभी ज्यादा टाइम नहीं है। दक्षिण भारत में बड़ी बड़ी चट्टाने हैं साहब। दक्षिण भारत में एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के से गुजरती है। दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो कावेरी है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों के मिश्रित रूप को कहते हैं वेसर। वेसर, वेसर का शाब्दिक अर्थ होता है खच्चर। तो पहला तो हो गया नागर, दूसरा हो गया द्रविड़। मैं और विस्तार से बताऊंगा, अभी नहीं। इन दोनों के मिश्रित रूप को क्या कहेंगे? वेसर। ऐसे मंदिर, गर्भगृह समझ में आ गया? ऐसे मंदिर जिनके गर्भगृह में एक भगवान की प्रतिमा हो, एकायतन। ऐसे अपने राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है ना, उसमें बनता है सवाल। ऐसे मंदिर जिनके गर्भगृह में और उनके आसपास एक से ज्यादा मंदिर या प्रतिमाएं हों, जैसे भगवान विष्णु की प्रतिमा केंद्र में, ठीक है, इसके चारों तरफ सूर्य, फिर शिव, फिर शक्ति और फिर गणेश। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। पंचायत। और गुर्जर प्रतिहारों ने जो मंदिरों का निर्माण कराया था वो कराया था महामारू शैली। ठीक है।